वेलकम टू करियर इन एक्शन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड आल्सो डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज का वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज की वीडियो में मैं NLC जो माइनिंग सरदार का आपका एग्ज़ाम है 29 अक्टूबर को आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उससे रिलेटेड हम टॉप 50 MCQs करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है। और इनसे रिलेटेड मैं आपको और भी फैक्ट्स बताऊंगी जो को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिफोर गोइंग टू योर एग्ज़ाम आपको कुछ पॉइंट्स आपको याद रखनी ज़रूरी है, वही आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बाकी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक मैसेज करना है, कमेंट करना है और पूछना है क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी आप हमारे कोर्स को परचेज़ करना चाहते हो यहाँ पे तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इंक्वायरी करना है तो बाकी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो करियर इन एक्शन को, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो वेरियस कोर्सेज। चलो तो आज का जो है टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक क्या, आज का जो एक्सपेक्टेड MCQs है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हम देखेंगे फटाफट, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं यार, अभी समय बचा नहीं है, कल का दिन है अपने पास और परसों आपका पेपर है, ठीक है। तो NLC क्वेश्चन नंबर 1 है, NLC इंडिया लिमिटेड इज अ व्हाट। तो NLC इंडिया लिमिटेड जो है कौन सी कंपनी है? महारत्ना है, मिनी रत्ना है, नवरत्ना है या फिर नन ऑफ दीज। तो भाई जहाँ भी NLC लिख दिया तो समझ में आ जाना चाहिए। हमने NLC के बारे में आपको पूरा 1 लाइनर सीरीज बताया था। आई होप कि आपने इसको पढ़ा होगा। जब पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी कंपनी है। तो NLC जहाँ भी लिखा मतलब NLC क्या होता है, इसका नाम NLC इंडिया लिमिटेड अभी हो गया है। पहले इसका नाम क्या था? नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है इसका पहला, यानी कि फॉर्मली इसको इस नाम से जाना जाता था, अभी इसको क्या जानते हैं? NLC इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेंट्रल सेक्टर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है NLCIL। ये जो है बेसिकली आपका नवरत्न कंपनी। क्या है? नवरत्न कंपनी, ठीक है, याद रखिएगा इसको, रिमेंबर। अच्छा, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी जान लीजिए आप, नेवेली तमिलनाडु में, ठीक है। मैं इससे रिलेटेड बहुत सारी फैक्ट्स बता देती हूँ आपको यहीं पे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। तमिलनाडु, ओके। ये हिल क्यों रहा है? बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रहा है, ओके, ठीक है। तो नेवेली तमिलनाडु, इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे है, ओके। तो इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे हो गया। और अगर हम बात करें कि ये जो कंपनी है इसका फुटप्रिंट्स कहाँ कहाँ पे है पैन इंडिया मोड में, तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु में है, राजस्थान में है, राजस्थान में आपका उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, उड़ीसा में है, ठीक है, झारखंड में है और अंडमान एंड निकोबार में, ओके। यहाँ से इतनी फैक्ट्स हमें जानने को मिलती हैं। अब हम बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ के CMD कौन है, ठीक। CMD कौन है NLC की, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। श्री M प्रसन्न कुमार, ठीक है। N प्रसन्न कुमार यहाँ के क्या हो जाएंगे? CMD हो जाएंगे, ओके। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग पास हैज़ बिन क्रिएटेड बाय द इंडस रिवर। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कौन सा पास, यहाँ पर कह रहा है कौन सा पास जो है इंडस रिवर के द्वारा क्रिएट किया गया, बनाया गया है। रोहतास नहीं, रोहतांग हो गई, रोहतांग पास, नथुला, बारालाचा पास या फिर बनिहाल पास, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बनिहाल पास जो है आपका, ठीक है, बनिहाल पास ये क्रिएट किया गया है किसके द्वारा? इंडस रिवर के द्वारा, ठीक है। इंडस रिवर के द्वारा, सिंधु रिवर जिसको बोलते हैं। और ये एक नैरो पास है, 2 माउंटेन्स के बीच में, मतलब 2 माउंटेन्स के बीच में एक वाटर बॉडी जनरेट होती है, वहाँ पे एक नैरो पास है ये, ठीक है। कहाँ पे है ये लोकेटेड? कहाँ पे है? पीर पांजल रेंज ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज सुटेबल डेफिनेशन ऑफ आर्कीपेलागो। अभी बोलता है एक सुटेबल डेफिनेशन क्या होगा आर्कीपेलागो का, ठीक है। तो बोलता है कि ऑप्शन देख लो, सर्कुलर कोरल रीफ दैट इनक्लोजेज अ शैलो लैगून, a chain or set of island grouped together, the plant and animal life on the earth, या फिर none of these। तो यहाँ पर देखो जरा, एक बार आपको इमेज में भी दिखा देती हूँ ना तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक मिनट रुकेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो आर्कीपेलागो मैंने बोला ना, तो आर्कीपेलागो को समझने के लिए पहले आपको डायग्राम से ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है, मतलब अ चैन और सेट ऑफ आइसलैंड ग्रुप टुगेदर।
तो यहाँ पे बहुत सारे आइसलैंड है, यहाँ पे मिलके एक आइसलैंड बनाते हैं एक तरीके से, ठीक है, देख पा रहे हो, ग्रुप ऑफ आइसलैंड होता है छोटे छोटे, यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सबको हम आर्कीपेलागो बोलते हैं, ठीक। अच्छा अभी आ जाते हैं अपने इस पे, हाँ जी ठीक है। ओके सो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि आर्कीपेलागो क्या है। ओके सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अ चेन और सेट ऑफ आइसलैंड ग्रुप टुगेदर, ठीक है। तो आर्कीपेलागो का मतलब समझ में आ गया आपको, कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो आप ये नहीं कह सकते कि जीएस में यही आएगा या फिर जीके में यही आएगा या फिर माइनिंग के पोर्शन से यही आएगा। तो माइनिंग के पोर्शन से हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि भाई देखो माइनिंग में जैसे आपका जियोलॉजी सेक्शन है, ठीक है, जियोलॉजी सेक्शन है, माइनिंग है, ओपन कास्ट है, अंडरग्राउंड है, ठीक है, सर्वे हो गया। तो ये सबसे फिक्स है क्वेश्चन कि भाई कुछ कुछ रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अब जीएस जीके में आप थोड़ी ना ये कह सकते हो कि भाई ये तो आएगा ही आएगा, ये नहीं कह सकते। हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस से एक दो से ज़्यादा हम ये कवर कर सकते हैं कि भाई इससे रिलेटेड ये है तो ये भी टॉपिक कवर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया फॉर्म बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगास, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर इज नोन एज। अब यहाँ पे बोलता है कि देखो लार्जेस्ट डेल्टा भारत का वो फॉर्म होता है किसके कॉन्फ्लुएंस से, मतलब किसके मिलन से, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर मिलती हैं। तो उसको हम कौन सा डेल्टा ये बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा या फिर कृष्णा डेल्टा, क्या बोलते हैं इसको। देखो इसको बोलते हैं हम सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा याद रखिएगा, ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम, क्लस्टर लो लाइंग आइसलैंड है ये, ठीक है, क्लस्टर लो लाइंग आइसलैंड, ठीक है। कहाँ पे है ये, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में है ये, ठीक है, बे ऑफ बंगाल याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल खाड़ी में। और ये पूरा इंडिया और बांग्लादेश से पूरी तरफ फैला हुआ है, ठीक है। इसमें मैनग्रूव फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा, इसी के लिए ये फेमस है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, यूनिक मैनग्रूव फॉरेस्ट है, याद रखिएगा। मैनग्रूव फॉरेस्ट भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है तो वो सुंदरबन डेल्टा दिमाग में आना चाहिए। अगर कहीं भी मैनग्रूव लिखा हुआ है भारत का पूछ रहा है तो सुंदरबन दिमाग में आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन 5 देखो। विच ऑफ द फ्लोइंग इमेजिनरी लाइन ऑलमोस्ट डिवाइड इंडिया इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। अभी बोलता है कौन सा इमेजिनरी लाइन है जो इंडिया को 2 इक्वल भाग में बांट देता है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर आर्कटिक सर्कल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो भाई यहाँ पे मैं आपको बता ही देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैप से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, मैं क्लियरली यहाँ पे दिखाऊंगी आपको। देखो ये क्या दिख रहा है आपको, है ना, ये एक मिनट ज़रा इसको बड़ा किया जाए, ठीक है। तो ये हमारा वर्ल्ड मैप है, राइट। तो वर्ल्ड मैप में आपको दिख रहा है ये यहाँ पे वेरियस कॉन्टिनेंट है, राइट, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और यहाँ पे अपना भारत है, राइट। ये जो है आपका हिस्सा भारत है। तो क्वेश्चन में अपने ये बोल रहा है, क्वेश्चन में बोलता है कि भाई इंडिया को 2 इक्वल भाग में एक इमेजिनरी लाइन काटती है, उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं। तो भाई क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है, ये इक्वेटर हो गया, ये हिस्सा जो है आपका, एक मिनट, ये हिस्सा जो है ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो बहुत ही नीचे हो गया भारत के, कहीं दिखाई नहीं दे रहा नीचे में, इक्वेटर भी नीचे हो गया, इक्वेटर भी नहीं काट रहा है। बस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपका भारत को 2 इक्वल पार्ट में काटता है, ठीक है, हाँ 2 इक्वल पार्ट में काटता है। अभी थोड़ा सा हाँ यहाँ पे देखिए ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा, ये आपका भारत है यहाँ पे, ठीक है, एशिया में मिला हुआ है। तो ये यहाँ पे काटा, ये लाइन दिख रहा है, एक साइड इधर एक साइड इधर, यानी कि भारत को 2 भागों में काटता है। वो कौन सा रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। चलो बढ़िया, अभी आगे बढ़ जाते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वेयर इज लोकटक लेक सिचुएटेड। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, लोकटक लेक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि लोकटक लेक कहाँ पे है, ठीक है। तो लोकटक लेक की बात करेंगे, ये केरला, मणिपुर, उत्तराखंड या फिर राजस्थान। तो ये आपका जो है मणिपुर में, कहाँ पे है लोकटक लेक, मणिपुर में। ये जो है ये आपका फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मणिपुर में है, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बताइए साउथ एशिया का, तो लोकटक लेक लगा दीजिएगा, ठीक है। हाँ मणिपुर स्टेट के कहाँ पे लोकेटेड है, मोरांग में, ठीक है, हाँ याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट्स द अंडमान फ्रॉम निकोबार आइलैंड, ठीक है। अभी यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा वाटर बॉडीज, ठीक है, सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार से, ठीक है।
जैसे अगर ये अंडमान है और ये निकोबार है, तो इस दोनों के बीच को जो वाटर बॉडी सेपरेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ मन्नार, 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, या फिर अंडमान सी, क्या बोलते हैं इसको? है ना, क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है आपसे। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल हो जाएगा जो सेपरेट करता है अंडमान को कहाँ से, किस में से? निकोबार से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, वो भी देख लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में यहाँ पे हमें और भी चीज़ें समझनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ मन्नार लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझेंगे। एक जरा मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हो, राइट? इस डायग्राम में देखिए आप, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है पार्क स्ट्रेट, और ये दिख रहा है आपको गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो जो एक लो आइसलैंड है, मतलब एक चेन बनी हुई है लो आइसलैंड की, कुछ रीफ्स वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिसको हम एडम्स ब्रिज बोलते हैं। एडम्स ब्रिज बोलते हैं, ठीक है, जिसको राम सेतु भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जिसमें आपका मन्नार आइसलैंड आ जाता है। तो ये क्या सेपरेट करता है? गल्फ ऑफ मन्नार को सेपरेट करता है, किससे? पार्क स्ट्रेट को से सेपरेट करता है। यानी कि ये जो लाइन है आपको, ये राम सेतु है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट्स इंडिया टू विच कंट्री, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? तो मतलब जो है आपको ये भी देख, पार्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करती है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, हाँ, इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा अंडमान जो है निकोबार से जो वाटर बॉडी सेपरेट करती है वो 10 डिग्री चैनल है, और गल्फ ऑफ मन्नार मैंने आपको बता दिया कि दिस सेपरेट्स विच 2 कंट्रीज, इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, इंडिया एंड श्रीलंका। और 11 डिग्री चैनल की बात करेंगे। ठीक है, 11 डिग्री चैनल, तो 11 डिग्री चैनल जो है वो किसको सेपरेट करती है? एमनदीव और कैनानोर को। ठीक है, याद रखिएगा। 11 डिग्री का मैं बता दूँ आपको, एमनदीव एंड कैनानोर। ठीक है, और 10 डिग्री तो बता ही दिया मैंने आपको, अंडमान निकोबार से सेपरेट करता है। और एक और आता आपका इंपॉर्टेंट है, वो 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल, ये किसको सेपरेट करता है? ये जो आइसलैंड है मिनिकॉय और मालदीव्स। ठीक है, इसको सेपरेट करता है। चलो, इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फ्लोइंग हिल रेंज इज डोमिनेटेड बाय द डोडा बेटा पीक। अभी कहता है कौन सा हिल रेंज जो है वो डोडा बेटा पीक में सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड है। मतलब वही हिल रेंज आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे डोडा बेटा पीक पे। नीलगिरी हिल्स, अनामलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स, या फिर नल्ला मल्ला हिल्स। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नीलगिरी पर्वत। ठीक है, डोडा बेटा पीक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हिल रेंजेस है वो नीलगिरी हिल्स पूरी वहाँ पे कवर है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। डोडा बेटा बोले तो नीलगिरी पर्वत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज नॉट अ पार्ट ऑफ पंचनाद। अब यहाँ पे बोल रहा है कि देखो कौन से रिवर्स पंचनाद के पार्ट नहीं है, यानी कि रावी, इंदस, चेनाब या फिर झेलम। तो यहाँ पे 4 नदियों के नाम दिए हुए हैं, बोलता है पंचनाद का पार्ट नहीं है। तो ये देखो भाई, ये तो बिना आपके फैक्ट्स क्लियर के आप इस आंसर तक नहीं पहुँच पाओगे। अगर आपके फैक्ट्स क्लियर नहीं है तो आप रह जाओगे, इसी में से कुछ भी तुक्का मारोगे। ठीक है, और कुछ लोग तुक्का मार देंगे इसमें इंदस रिवर, तो वो आपका सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, जरा इसके पीछे का लॉजिक भी जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये समझो कि ये मतलब कहा जाता है कि जो वर्ल्ड में 5 ऐसी रिवर्स जो मिलती हैं, ठीक है, एक जगह, यानी कि कौन कौन सी नदियाँ हैं वो नाम देखो, यमुना, चांबल, सिंध, क्वारनी एंड पहुज। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में एक ये भी जगह है जिसके बारे में जिक्र ज़्यादा नहीं होता, इसको पंचनद बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 5 नदियों का संगम होता है। ठीक है, यमुना, चांबल, सिंध, ये यहाँ पे लिखा हुआ क्या आपका, क्वारनी और पहुज। ठीक है, ये रिवर्स यहाँ पे मीट होती हैं। ठीक है, कहाँ पे? पंचनाद में। ठीक है, पंचनाद जिसको हम महातीर्थराज भी बोलते हैं। ठीक है, इस रिवर में आपका पंचनाद में इंदस रिवर इंक्लूड नहीं है ये इंक्लूड, रावी है, चेनाब है, झेलम है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो चेनाब और झेलम है, ठीक है, चेनाब और झेलम जो है, ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं। किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? इंदस रिवर की। इसलिए जो है इनको कंसिडर किया गया पंचनाद के पार्ट, क्योंकि ये जो फ्लो करती हैं तो सेम रीजन में फ्लो करती हैं, इनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसलिए। ठीक है, और इंदस जो है इसका पार्ट नहीं कहा जाएगा।
ओके, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फ्लोज इन रिफ्ट वैली। कौन सा रिवर जो है वो रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कौन से रिवर रिफ्ट वैली बनाती हैं, तो नर्मदा और तापी याद रखिएगा, ताप्ती तो इसको बोलते हैं, तो नर्मदा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यमुना, सोन, लूनी दिया हुआ है, तो अगर तापी दिया होता तो मतलब ए बी दोनों हो जाता है। ठीक है, ये दोनों मेजर रिवर हैं इंडिया में जो फ्लो करती हैं रिफ्ट वैली के थ्रू। ठीक है, और नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक से याद रखिएगा, एट ए हाइट ऑफ अबाउट 1057 मीटर। ओके, चलो कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा प्लेस सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल पूरे वर्ल्ड में रिसीव करता है। सिलचर, चेरापूंजी, मौसिनराम, गुवाहाटी है यहाँ पे। तो आंसर आपका हो जाएगा मौसिनराम। आई थिंक आपने लूसेंट में सबने पढ़ा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, तो ये जो है मौसिनराम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है विथ एन एवरेज ऑफ 11,872 मिलीमीटर। ठीक है, इतना। ओके, मौसिनराम जो है सबसे वेटेस्ट स्पॉट है पूरे अर्थ में, याद रखिएगा, वेटेस्ट स्पॉट। ठीक है, मानसून सीजन की अगर हम बात करें तो ये जो एरिया है ना, मतलब मोर देन 10,000 मिलीमीटर रेंज जो है एनुअली रिसीव करता है। तो खतरनाक मतलब न्यूज़ है, याद रखो, दिमाग में रखो और लगा देना ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द रिवर नर्मदा इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम। अभी देखो मैंने हिंट में आपको दिया था कि भाई देखो नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है ना, तो आपको दिमाग में अगर होगा तो आप इसको लगा दोगे। ऑप्शन देखो क्या दिया है, सतपुरा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी, स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट। मैंने अभी आपको बताया कि भाई अमरकंटक से इसका ओरिजिन होता है, नर्मदा का। ठीक है, अमरकंटक जो है एक स्पॉट है जहाँ से नर्मदा ओरिजिनेट होता है, ये तो हम समझ में आ गया। ये स्टार्ट होता है कहाँ से, मैकाल रेंज से। ठीक है, कहाँ से, मैकाल रेंज से स्टार्ट होता है। ठीक है, और कुछ मतलब 1057 मीटर मैंने बताया ना आपको कि ये अबव सी लेवल, यहाँ से जो है ये अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो 1057 मीटर ऊंचाई है ये सी लेवल से ऊपर। ठीक है, और ये है कहाँ पे अमरकंटक, तो ये भी आपका शहडोल रीजन में हो, एमपी के। ठीक है, एमपी के शहडोल रीजन में है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो, विच वन ऑफ द फ्लोइंग लेक इज अ सॉल्ट वाटर लेक। अभी देखो यहाँ पे जबरदस्त क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ से हम और भी फैक्ट्स देखेंगे जो आपको बताएंगे और आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो यहाँ पे बोलता है कि कौन सा लेक जो है साल्ट वाटर लेक है, मतलब नमकीनी पानी जो बोलता है ना वो है। सांबर लेक, उलर लेक, दाल लेक, गोविंद सागर लेक। तो पहली बात तो आपको 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक तो आपका फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक। फिर है आपका एक साल्ट वाटर लेक। ठीक है, हाँ, 2 चीज़ आपको पता होना चाहिए, एक तो फ्रेश वाटर लेक और एक साल्ट वाटर लेक। तो जब हमें यही नहीं पता है कि भाई कौन सा फ्रेश वाटर लेक है, कौन साल्ट वाटर लेक है, तो हम क्या ही ऑप्शन करेक्ट करेंगे। तो पहले तो जान लो कि फ्रेश वाटर लेक कौन कौन सा होता है भारत में। तो उलर लेक जो है आपका, उलर लेक ये कहाँ पे है, उलर लेक ये जम्मू एंड कश्मीर में, ये आपका फ्रेश वाटर लेक हो गया। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन दाल लेक दिया हुआ है, राइट। ये कहाँ पे है, दाल लेक, जम्मू कश्मीर में, ये भी फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, गोविंद सागर लेक यहाँ पे दिया हुआ है, गोविंद सागर लेक ये कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये भी आपका फ्रेश वाटर लेक है। तो हमें भैया ये समझ में आ गया कि फ्रेश वाटर लेक जो है उलर लेक, दाल लेक, गोविंद सागर लेक सारे ही फ्रेश वाटर लेक हैं। आपको बोलता है सांबर लेक, ये कहाँ पे है सांबर लेक, तो सांबर लेक जो है ये आपका साल्ट वाटर लेक है। ठीक है, साल्ट वाटर लेक है। ठीक है, याद रहेगा सांबर लेक। हाँ, सांबर कहाँ पे है ये सांबर लेक, सांबर लेक है ये इंडिया का बिगेस्ट इनलैंड साल्ट लेक है। इसका शेप जो है थोड़ा सा बॉल्ड शेप का होता है। ठीक है, कहाँ पे ये, जयपुर राजस्थान में है। ठीक है, जयपुर राजस्थान में इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट। बोलता है कि जो हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का वो क्या है। अभी यहाँ पे जैसे मैं मैप बना दूँ ऐसे करके, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ईस्टर्न घाट जो है ये आपका ईस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये आपका पूरा वेस्टर्न घाट्स हो गया। ठीक है, वेस्टर्न घाट हो गया। तो बोलता है कि हाईएस्ट पीक जो है ईस्टर्न घाट का वो क्या है, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, कांचनजंगा या फिर खासी। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना भूल गई आपको, यहाँ पे साल्ट वाटर लेक जो सांबर लेक था ना, सांबर लेक में और भी ऐड करिए,
सांबर लेक में और भी ऐड करिए चिल्का लेक, कभी कभी चिल्का लेक भी देता है, चिल्का लेक, और देता है आपको पैंगोंग लेक, पैंगोंग, ठीक है, और पचपाद्र, पचपाद्र लेक, और लिखो 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 और भी लिखो, पुलिकत, पुलिकत लेक, फिर है लूनर लेक, और सांबर लेक तो यहाँ पे बताया ही हुआ। तो ये सारे से क्वेश्चन आता है, पुलिकत, लूनर, चिल्का, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे हम हाईएस्ट पीक देख रहे थे ईस्टर्न घाट का, तो क्या है, महेंद्रगिरी है, क्या है, महेंद्रगिरी है। जरा इसको डायग्राम से देखते हैं, ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे फेसबुक से दिखा रहा है। तो ये देखो, ये जो है आपका ईस्टर्न घाट हो गया, ठीक है, ईस्टर्न घाट हो गया। तो यहाँ पे महेंद्रगिरी दिया हुआ है, तो ये जो हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स नियर ब्रह्मपुर एंड गजापति उड़ीसा। तो उड़ीसा में बेसिकली ये है महेंद्रगिरी, इंपॉर्टेंट है। और ये हाईएस्ट पीक उड़ीसा का भी है, ठीक है, जो कि किसके बॉर्डर पे, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से टच होते हुए जाता है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गया। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। महेंद्रगिरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, उड़ीसा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, वेयर डज द पाक स्टेट लाइज। अभी पाक स्टेट बोलता है कहाँ पे लाई करता है, तो पाक स्टेट मैंने आपको दिखाया था इमेज में, ठीक है, ये आपका श्रीलंका हो गया, इसी के बीच में आपका पाक स्टेट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पाक स्टेट है। श्रीलंका मालदीव्स, इंडिया श्रीलंका मालदीव्स तो होगा नहीं, मालदीव्स होगा ही नहीं, वो तो ये भी किसी की कीमत पे नहीं हो, तो बचा आपका इंडिया और श्रीलंका। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन, सब लगा लेंगे, दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। बोलता है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज बताइए भारत का, अरावली माउंटेन, वेस्टर्न घाट, हिमालय, या फिर बोथ ए एंड सी। तो हिमालय में तो चलो ठीक है, समझ में आ रहा है कि लोग, कुछ लोग ओल्डेस्ट सुन के ही हिमालय लगा देंगे, लेकिन हिमालय से पहले भी बच्चों ये ध्यान रखिए, अरावली माउंटेन जो है ना, ये सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अरावली माउंटेन सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द एरा ऑफ अर्थ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बोलता है कि कौन सा इस ऑप्शन में से जो अर्थ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें एरा जो आप देखोगे ना, उसका एक पार्ट नहीं है, कौन सा इसमें से शामिल है जो एरा को नहीं दर्शाता है, एजोइक, पैराजोइक, मेसोजोइक, कैम्ब्रियन। अब इसको बिना डायग्राम के आपको समझ में तो आने वाला नहीं है, तो ज़रा डायग्राम ही दिखा दिया जाए, है ना, डायग्राम दिखा देती हूँ आपको, ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। अभी जो है आप इस डायग्राम को देखिए, ठीक है, इस डायग्राम को देखिए, अब मैं आपको बता रही हूँ। ये हो गया आपका अर्थ जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, हुआ जियोलॉजिकल टाइम, क्या लिखा, इयॉन लिखा, यहाँ पे एरा लिखा, यहाँ पे डाटा लिखा, यहाँ पे पीरियड लिखा हुआ, राइट। तो यहाँ पे एरा देखना है आपको, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एरा का पूछ रहा है, ठीक, क्या पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से जो अर्थ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसमें एरा का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो हमें एरा का देखना है, हम एरा का देखेंगे। तो पीरियड में आपको प्री कैम्बियन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट है अर्लीस्ट लाइफ। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि सबसे स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, अर्लीस्ट लाइफ जो है हमारा वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में था, ठीक है। तो यानी कि एरा में अगर हम आएंगे तो नीचे और हमें यहाँ देखने मिलेगा क्या, प्रोटोरेजोइक, यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे पैलेजोइक है, फिर मेसोजोइक है, फिर सेनोजोइक, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑप्शन क्या दिया हुआ था, ऑप्शन में दिखा आपको एजोइक, पैलेजोइक, मेसोजोइक और कैम्ब्रियन दिया हुआ है, राइट। तो हमें यहाँ समझ में आ गया कि भाई एजोइक, ठीक है, समझ में आ रहा है, फिर आपका मेसोजोइक है, फिर आपका पैलेजोइक है, लेकिन कैम्ब्रियन नहीं है ना, कैम्ब्रियन नहीं है कहीं, कैम्ब्रियन नहीं, क्योंकि पीरियड की बात हो रही है, हमें एरा पूछा है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये कैम्ब्रियन, ठीक है, ये जो है इसका पार्ट नहीं है एरा का, ये पीरियड का है, ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े। हाँ, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, कैम्ब्रियन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये है, ये है, ये भी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द दीज इंडियन स्टेट। तो कह रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है किस इंडियन स्टेट से पास नहीं होती है, ठीक है। तो ये देखो, मैंने इसका ट्रिक बताया था आपको कि कहाँ से पास नहीं होती है, जरा ट्रिक नहीं याद है तो याद कर लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं मैप बना रही हूँ, ठीक है, मैप बना रही हूँ, मैप से समझेंगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका भारत का मैप। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये हिस्सा हो गया क्या आपका, गुजरात हो गया, क्या हो गया, गुजरात। अभी हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कहाँ से पास होती है वो हम देखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 भागों में बांट देती है, ठीक है, हमें समझ में आ गया। तो
तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि अब ये कहता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ किस स्टेट से पास नहीं होती है, ठीक है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना किस किस स्टेट से पास होती है, ठीक है। तो ये तो गुजरात हो गया। अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ ऊपर में जो है ऊपरी हिस्से में राजस्थान है, ठीक है। क्या है? राजस्थान है। तो हमें सब 2 स्टेट मिल गए, एक तो गुजरात और दूसरा राजस्थान। अभी हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको मैप क्लियर है ना तो आप आराम से ईजिली कर ले जाओगे। हमें पता है कि यहाँ पे भैया क्या है, एमपी है। क्या है? एमपी है। तो एमपी हमारा तीसरे नंबर का स्टेट मिल गया, ठीक। एमपी समझ में आ गया। अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो एमपी सटा हुआ आपका क्या है? छत्तीसगढ़ है। क्या है? छत्तीसगढ़। ये समझ में आ गया हमें भाई, ये छत्तीसगढ़ भी है। तो यानी कि चौथा नंबर जो है आपका छत्तीसगढ़ स्टेट हो गया। अब हमें ये भी पता है कि छत्तीसगढ़ के ही आगे जो है ठीक आपका झारखंड है। क्या है? झारखंड है, ठीक है। तो 5वां नंबर आपका झारखंड हो गया। मैप को आपको दिमाग में रखना है बस, और कुछ करना वरना नहीं ज़्यादा। अब इसी के जस्ट बगल में यहाँ पे आपका क्या है? वेस्ट बंगाल। क्या है? वेस्ट बंगाल। तो 6वें नंबर का आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। अभी हम और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम और आगे ये तो पूरा वेस्ट बंगाल पूरा ऐसे करके आपका है। उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्टर्न का 2 स्टेट ऐसे हैं जो यहाँ पे इनको ये जो लाइन है ये आपकी काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। एक तो पहला आपका हो गया त्रिपुरा, यहाँ पे 7वां नंबर। और यहाँ पे हो गया आपका क्या? मिजोरम, ठीक है। ये हो गया 8वां नंबर। तो हमें समझ में आ गया कि भैया मध्य प्रदेश है, बिल्कुल मध्य प्रदेश मैंने बताया अभी आपको। वेस्ट बंगाल बिल्कुल बताया वेस्ट बंगाल। राजस्थान भी बताया मैंने आपको। उड़ीसा जो है ना भाई ये नहीं है, ठीक है। ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है, ठीक। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ये जो स्टेट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको काटती नहीं है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। मैंने डायग्राम से समझाया, आपको इजीली समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 19? देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखो। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अपॉइंटेड रघुवर दास एंड इंदिरा सैनी रेड्डी नल्लू एज द गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट रिस्पेक्टिवली। अभी बोलता है देखो, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हमारे प्रेसिडेंट हैं, सबको पता है। इन्होंने रघुवर दास और इंदिरा सेन रेड्डी, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ रघुवर दास और इंदिरा सेन रेड्डी, ठीक है। इनको जो है गवर्नर अपॉइंट किया है, ठीक है, स्टेट्स की। तो त्रिपुरा उड़ीसा, उड़ीसा सिक्किम, उड़ीसा त्रिपुरा, उड़ीसा केरला। राइट आंसर आपका उड़ीसा और त्रिपुरा हो जाएगा। तो यहाँ पे रघुवर दास जी को उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया है। और यहाँ पे आपको इंदिरा सेन रेड्डी जो है नल्लू, इनको बनाया गया है त्रिपुरा के गवर्नर, ठीक है। याद रखिएगा त्रिपुरा का गवर्नर बनाया गया, ठीक है। चलो ये करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है। देखो जब भी गवर्नर, चीफ मिनिस्टर सब अपॉइंट होते हैं तो क्वेश्चन पूछता है। अभी हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इन विच इंडियन स्टेट डिड द एंथूरियम फेस्टिवल अकर्स ऑन अक्टूबर 21 एंड 22, 2023। तो यहाँ पे बोल रहा है कि देखो एंथूरियम फेस्टिवल जो है ना किस इंडियन स्टेट में 21 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलेगा, 2023 तक, ठीक है, हो चुका। तो मिजोरम, असम, नागालैंड, मणिपुर। तो ये एंथूरियम फेस्टिवल है, इससे वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ? मिजोरम में, ठीक है। एंथूरियम फेस्टिवल, एंथूरियम एक प्लांट होता है, ठीक है। एंथूरियम बहुत ज़बरदस्त प्लांट है इसके। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम एंथूरियम फेस्टिवल की बात करें तो ये जो मिजोरम में चीफ मिनिस्टर है उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको सराहा है। हर साल एंथूरियम फेस्टिवल जो होता है वो 2 दिन के लिए होता है, बेसिकली टू प्रमोट फार्मर्स, फ्लावर्स एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। मिजोरम में ये सबको प्रमोट करने के लिए इसको बनाया जाता है, ठीक। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21। डैनियल नोबोवा हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। अभी डैनियल नोबोवा यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे इनको प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट किया गया है किस कंट्री के? साउथ अफ्रीका, टर्की, इक्वाडोर या फिर अर्जेंटीना। राइट आंसर आपका इक्वाडोर हो जाएगा, ठीक है। डैनियल नोबोवा, अभी जरा इनको इमेज भी दिखाई दे इनका, ऐसे तो मज़ा आएगा नहीं, ठीक है। हाँ इमेज देख लीजिए इनका, देखिए। तो ये देख पा रहे हो, ये है डैनियल नोबोवा, ठीक है। तो ये इक्वाडोर के यंगेस्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं। तो ये मान लीजिए आपसे करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है। अभी इक्वाडोर का कैपिटल क्या है? कैपिटल से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्विटो है, क्विटो, ठीक। क्विट से टो लगा देना, क्विटो हो जाएगा, ठीक है। एक साउथ अमेरिका की कंट्री है, याद रखिएगा साउथ अमेरिका कंट्री है इक्वाडोर। बढ़े क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन 22 कहता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ उड़ीसा। तो न्यू गवर्नर कौन, किसे अपॉइंट किया गया उड़ीसा का? अभी ऊपर हमने आपको बताया, यहाँ पे सिंगल पूछ लिया, वहाँ पर डबल था। कलराज मिश्रा, आर.के. सिंह, रघुवर दास, अशोक खेमका। तो रघुवर दास जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें उड़ीसा का न्यू गवर्नर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है विच कंट्री सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023। अभी कौन कंट्री, अभी किस कंट्री ने टॉप पोजीशन रैंक करा है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में? इंडिया, नीदरलैंड, आइसलैंड, अर्जेंटीना। तो आपको क्या लग रहा है? इंडिया है, इंडिया होगा टॉप पोजीशन पे? जी नहीं, ना ही आइसलैंड है ना ही अर्जेंटीना है, ये हो गया आपका नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड जो है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में सबसे टॉप पोजीशन पे रहा है, ठीक है।
अभी नीदरलैंड जो है इसका कैपिटल क्या है ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो कंट्री है ये यूरोप की कंट्री है, पहले तो ये जानो, ठीक है। नीदरलैंड जो है किस कहाँ की कंट्री है, यूरोप की कंट्री है। और नीदरलैंड की कैपिटल क्या है ये जान लो, एम्स्टरडैम। क्या है, एम्स्टरडैम। जब मूवी वूवी देखते हो, आपने क्वीन मूवी देखी होगी, तो वो जाती है एम्स्टरडैम घूमने, है ना। तो वो कहाँ का, नीदरलैंड का कैपिटल है एम्स्टरडैम, याद रखिएगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन 24 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा, द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन द कंट्री हैज इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली बाय 4.2% टू व्हाट परसेंटेज इन 2023। अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है भारत कंट्री का, वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ है। 4.2% से कितना परसेंट इम्प्रूव हुआ है ये क्वेश्चन में पूछ रहा है 2023 के अकॉर्डिंग। 35%, 36%, 37% या फिर 38%। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी 37% इंक्रीज़ हुआ है। 4.2% से कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, 37%, ठीक है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो जब बहुत अच्छा चीज़ है ये, बहुत बढ़िया इनका पार्टिसिपेशन अगर हुआ है फीमेल लेबर का, तो बहुत अच्छी चीज़ है कंट्री के लिए। चलो क्वेश्चन 25 देखो। विच फिल्म हैज़ वोन 69th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म। अभी यहाँ पे देखेंगे कौन से फिल्म को 69th नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है, फॉर बेस्ट फिल्म इनको मिला है। पुष्पा, द राइज, द रॉकेटरी, द नाम्बी इफेक्ट, गांगूबाई काठियावाड़ी, मिनी। आई थिंक सबने ये मूवी देखी होगी, रॉकेटरी, ठीक है। और इसमें लीड रोल में कौन थे, आर माधवन, ठीक है, हाँ आर माधवन। रॉकेटरी, नाम्बी इफेक्ट इनकी मूवी है और इनको ये मिली है बेस्ट फिल्म का अवार्ड, ठीक है, 69th नेशनल फिल्म अवार्ड में। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े क्वेश्चन में 26 देखो। रानी बिरेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन, अभी बोलते हैं रानी बिरेश्वर टेम्पल जो है कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके बारे में देखो यहाँ पे बता रहे हैं आपको क्या है। तो रानी बिरेश्वर टेम्पल जो है ये कहाँ पे है भैया, ये जो है आपका रानी बिरेश्वर टेम्पल जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये जो टेम्पल है किनके नाम पे रखा गया था, ये महाराजा रणबीर सिंह थे, महाराजा रणबीर सिंह उनके नाम पे रखा गया था, ठीक है। और ये जो है 1863 AD में जो है ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था और 1878 में लगभग कंप्लीट हो गया था। और ये जो नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट शिवा टेम्पल है, ठीक है, भगवान भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा विख्यात टेम्पल है, तो इसको याद रखिएगा, रानी बिरेश्वर टेम्पल जम्मू कश्मीर में है, ओके। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन 27 देखो। इन विच स्टेट वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 विल बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम 27 अक्टूबर टू 5 नवंबर। अब यहाँ बोल रहा है, देखो करंट अफेयर से है, आ सकता है क्या पता आ ही जाए। तो बोल रहा है किस स्टेट में वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 होगा, 27 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और यानी कि आज से स्टार्ट होगा, 5 नवंबर तक चलेगा। तो त्रिपुरा, असम, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। झारखंड में जो है ये वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। झारखंड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखो। हु हैज़ वोन द अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप इन सार्दिनिया, इटली। अभी किसने अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप सार्दिनिया जो कि इटली में हुआ उसको जीता है, ठीक है। तो आर प्रगनंदा, रौनक साधवानी, अलेक्जेंडर प्रेडके एंड अभिजीत गुप्ता। तो अंडर 20 की अगर जब बात हो जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप जो कि इटली में हुआ था, तो वो रौनक साधवानी ने जीता है, ठीक है, रौनक साधवानी ने जीता है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ओके, आ सकता है, बस एक लाइनर टाइप का है, एकदम बिल्कुल देख लीजिए, देख के जाइए, क्या पता आ ही जाए आपके सामने, तो लगा देना बस। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखो। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज लॉरियस एम्बेसडर रिसेंटली, ठीक है, लॉरियस के एम्बेसडर। अभी जरा इसको इमेज में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जो है उनको लॉरियस का एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है, ताकि ये सपोर्ट कर सकें लॉरियस स्पोर्ट्स को फॉर गुड इनिशिएटिव, ठीक है। हाँ जी, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, वरना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, नीरज चोपड़ा, ठीक है, लॉरियस एम्बेसडर। क्वेश्चन 30 है। विच सिटी हैज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी। कौन सा सिटी जो है वो इंडिया का पहला वेटलैंड सिटी बनने जा रहा है। जयपुर, उदयपुर, बनारसी, इंदौर। ये जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। उदयपुर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उदयपुर जो है ये आपका इंडिया का पहला वेटलैंड सिटी बन जाएगा। क्वेश्चन 31 है। अगस्त 23 विल बी सेलिब्रेटेड एज। तो अगस्त 23 को क्या हुआ था भाई, सबको पता है, चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चांद पे उतर गया था, ठीक है। स्पेस डे, चंद्रयान 3 डे, इसरो डे, नेशनल स्पेस डे। तो नेशनल स्पेस डे जो है 23 अगस्त को क्या किया गया, सेलिब्रेट किया जाएगा, नेशनल स्पेस डे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 32। हु इज़ द ओनली इंडियन PSU कंपनी इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 लिस्ट। अभी किस इंडियन PSU कंपनी को
फोर्ब्स के वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 लिस्ट में शामिल किया गया है। वो सिर्फ एक ही इंडियन PSU कंपनी है, भेल, NTPC, ONGC या फिर HCL। तो भाई सबको पता है NTPC है वो, ठीक है, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, व्हाट नेम इज गिवन टू चंद्रयान 3 लैंडिंग स्पॉट। अभी चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्पॉट जो है उसका क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति पॉइंट, शिव पार्वती पॉइंट, शिव शंभू पॉइंट, शिव भक्ति पॉइंट। जी नहीं, तो वो है आपका शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। तो ये तो सबको ही पता होगा, न्यूज़ देखते होंगे तो ये बता ही लेंगे, इसमें कोई वैसी वाली बात है नहीं कि क्या क्वेश्चन दे दिया गया है। अभी 34 देखो, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट वुमन टू रिसीव एन ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम JNU। अब यहाँ बोलता है कि कौन तंजानिया की प्रेसिडेंट है, इनका नाम क्या है, जो कि पहली वुमन बन गई है जिन्होंने ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री JNU से हासिल किया है। सिंडी क्यू, एलन जॉनसन सिरलीफ, सुशांत डोगन या फिर सामिया सुलूहू हसन। तो वो है सामिया सुलूहू हसन, ठीक है। इन्होंने जो है डॉक्टरेट डिग्री हासिल करी कहाँ से? JNU से, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट भी है तंजानिया की, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि तंजानिया के प्रेसिडेंट कौन, तो सामिया सुलूहू हसन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, यहाँ पे कैपिटल से क्वेश्चन है। क्यों कैपिटल से क्वेश्चन? क्योंकि कैपिटल भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि कैपिटल से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कैपिटल सिटी पूछ रहा है ऑस्ट्रिया का, तो क्या है भैया? तुनिस, अंकारा, वियन्ना, कैनबेरा। तो वियन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर राइट हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वियन्ना हो जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन 36 देखेंगे, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इसरो 2023। तो इसरो के चेयरमैन कौन है? सबको पता है कि भाई S सोमनाथ जी हैं, ठीक है। तो अगर आपसे K-Sivan लिखा होगा तो याद रखिएगा ये पहले थे, ठीक है। 2023 के पहले कौन थे? K-Sivan थे। अभी S सोमनाथ जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है तो फिर मतलब आधे से काम जो है इन्होंने ज्वाइन किया है S सोमनाथ जी ने, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 2023 लिखा होगा तो S सोमनाथ लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेलारूस। अभी बेलारूस का कैपिटल क्या है? सना, मिन्स्क, बोथ A and B, मोगादिशु। क्या है भाई? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मिन्स्क, ठीक है। मिन्स्क जो है आपका इसका कैपिटल सिटी हो जाएगा बेलारूस का। चलो क्वेश्चन 38 देखो, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इंडेक्स से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बोल रहा है भारत का क्या पोजीशन है? 101, 111, 121, 131। अभी देखो इसका रैंक ऐसा है ना कि आपको याद रहेगा, कभी भूल नहीं सकते। क्यों? कि 1 का क्यूब याद रखना, ठीक है। 111 रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, ठीक है। कितने कंट्रीज में? 125 में। सोचो 111 लेके आ रहा है 125 में, 125 कंट्रीज में 111 नंबर पे है। भुखमरी से पूरा एकदम भरा हुआ भारत समझ लो, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 39 देखो, द MMDR एक्ट विच वॉज सीन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर। अब ये तो आपने पढ़ा भी होगा ना, MMDR मैंने पढ़ाया भी है एक्ट। तो बोल रहा है कि MMDR जो एक्ट जो है ये न्यूज़ में था, 21 सेक्टर से एसोसिएटेड है। मशीन्स एंड मशीनरी, मेडिसिन एंड मेडिकेशन, माइंस एंड मिनरल्स, मूवीज़ एंड मैगजीन। मतलब बिल्कुल बुढ़वा के समझें का, मूवीज़ एंड मैगजीन कहाँ होगा भाई? मशीन्स कहाँ से आ गया? मेडिसिन भी तो होगा नहीं, बचा हमारा माइंस एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये क्या है आपका? तो इसका क्या मतलब होता है? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, 2010, ठीक है। हाँ, तो इसको थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है। तो ये अगर आपसे पूछ लेगा तो उसको लगा देना, क्या है इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडिया टू ब्रिंग बैक इट्स सिटीजन फ्रॉम इजराइल एंड पैलेस्टीन। तो अभी सब आप सभी को पता है कि भाई इजराइल पैलेस्टीन का भी वॉर वगैरह चल रहा है। तो वहाँ पे जो बोल रहा है कि जो ऑपरेशन है भारत के द्वारा जो लॉन्च किया गया था ताकि वहाँ से जो इंडियंस हैं उनको लेके वापस आ सके वहाँ से, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अभय, ऑपरेशन अटल, ऑपरेशन अरुण। तो याद रखिएगा ऑपरेशन अजय था वो, ठीक है, ऑपरेशन अजय था, ठीक है। इंडिया ने जो है इसको डिक्लेयर किया ऑपरेशन अजय, ताकि ये इंडियन सिटीजन्स को मतलब इजराइल और पैलेस्टीन दोनों से जो है वापस ला सकें, ठीक है। तो मतलब समझ लो कुछ अप्रॉक्स 18,000 इंडियंस जो है करंटली वहाँ पे इजराइल में रह रहे हैं, इजराइल में रह रहे थे, ठीक है, मतलब रहते हैं, ऐसा एस्टिमेट यहाँ पर माना गया है। तो जो अटैक हुआ है इजराइल पे हमास मिलिटेंट के द्वारा, कहाँ से किया गया? गाजा पे किया गया है। फिर इजराइल ने इसका बदला लिया है और वहाँ पे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल वहाँ पे मर गए हैं, इंजर्ड हो गए हैं, ठीक है। तो ये सब न्यूज़ है, बस इसको जानिए। अभी बढ़ेंगे क्वेश्चन 41 की तरफ। विच इंडियन स्टेट यूटी लॉन्च उरुंदवाई 2.0 पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम। हो सकता है आपसे इस स्कीम से भी क्वेश्चन पूछ ले, तो बिल्कुल तैयार रहना है, पीछे नहीं हटना है। कौन सा इंडियन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी उरुंदवाई 2.0 पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम को लॉन्च किया है? ओडिशा, वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड। असम, ठीक है। असम ने जो है उरुंदवाई 2.0 एक पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम है, इसको लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस स्कीम में 26 लाख वुमेन को कितना रुपये दिया जाएगा? 1250
पर मंथ, ठीक है, इतना दिया जाएगा, इनको डायरेक्ट इनके बैंक अकाउंट में डाला जाएगा, मतलब हर महीने के 10वें दिन पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। बेसिकली पॉवर्टी को हटाने के लिए ये स्कीम लाया गया है, तो अच्छा चीज़ है, अच्छा स्कीम है, बिल्कुल काम करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 देखो, वाहग्न कच्चाटुरियन इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। अब यहाँ बोल रहा है वाहग, ठीक है, वाहग बोल सकते हो या वाहन बोल सकते हो, जी साइलेंट कर देगा, क्या पता कब कर दे। तो हम पढ़ते हैं इसको, वाहन कच्चाटुरियन इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, इजराइल, आर्मेनिया, अजरबैजान या फिर अफगानिस्तान। तो ये आर्मेनिया के प्रेसिडेंट है, ठीक है। वाहन कच्चाटुरियन जो है ये आर्मेनिया के प्रेसिडेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, विजिंजम पोर्ट विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बोलता है विजिंजम पोर्ट जो है ये अभी हाल ही में न्यूज़ में था, ये किस स्टेट में लोकेटेड है, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर केरला। जी भाई ये केरला में है, ठीक है। तो ये जो वेसल है, एक मिनट, वेसल है एक जन हुआ 15, ठीक है। तो ये जो है अपना संघाई चाइना से अपना जो जर्नी है उसको स्टार्ट किया था, और एंड मतलब अगस्त के एंड तक अगर हम बोले तो ये पहुंचा है कहाँ पे, विजहिंजम सी पोर्ट, ठीक है, विजहिंजम सी पोर्ट ये यहाँ पे पहुंचा है जो कि केरला में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेसल है, याद रखिएगा इसका नाम है ये वेसल का, जन हुआ 15, ठीक है, विजहिंजम सी पोर्ट जो केरला में यहाँ पे ये पहुंचा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 देखो, सांप्रीति 11th मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। अभी सांप्रीति यहाँ पे देख पा रहे हो 11th मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस दो कंट्री के बीच में हुआ, मतलब भारत और किस कंट्री के बीच में हुआ, श्रीलंका, बांग्लादेश, फ्रांस या फिर ईरान। तो ये भाई आपका हुआ बांग्लादेश से, ठीक है, सांप्रीति बांग्लादेश से है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में सांप्रीति 11th मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11th एडिशन है ये बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज का, तो याद रखिएगा। ये जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पे हो रहा है, ये मेघालय में होगा, ठीक है, जॉइंट ट्रेनिंग नोड है उमरोई मेघालय में हो रहा है ये। क्वेश्चन 45 देखेंगे, नमदफा पाके कमलंग ये टाइगर रिजर्व है, किस स्टेट से है, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर मध्य प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में, नमदफा नेशनल पार्क, पाके कमलांग ये सब अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश जो कैबिनेट जो है इसने अप्रूवल दे दिया है कि भाई ठीक है, जो एक अरुणाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2020 है उसको अमेंड कर दिया है, और इन्होंने जो एक स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है उसका कंस्ट्रक्शन करने को कहा है, कि ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ये 3 टाइगर रिजर्व्स जो हैं आपका नमदफा, पाके और कमलंग जो है, इनको स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के अंतर्गत लाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 46 देखो, व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ कॉटन लॉन्च बाय यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अभी हाल ही में यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने अभी कॉटन को लॉन्च किया, उसका ब्रांड नेम रखा है, क्या नाम रखा है, कस्तूरी कॉटन भारत, क्रिया कॉटन भारत, टैक्सो कॉटन भारत, नामो कॉटन भारत। तो पहली तो टैक्सो हटा ही दो, ठीक है, ये तो हो ही नहीं रहा है, नाम ही नहीं बन रहा क्या कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे दिखा हुआ है क्रिया नहीं होगा, नमो भी नहीं होगा, कस्तूरी, तो कस्तूरी कॉटन भारत, ठीक है, कस्तूरी कॉटन भारत जो है ये ब्रांड नेम रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसका वेबसाइट भी है, तो जाके इसको देख सकते हो, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म तरीके से कर दिया गया है। और कस्तूरी कॉटन भारत जो है जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ट्रेड बॉडीज एंड इंडस्ट्रीज का, ठीक है। चलो क्वेश्चन 47 देखो, वर्कमैन इंस्पेक्टर इज डेजिग्नेटेड बाय होम इन कंसल्टेशन विद रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन माइन। तो बोलता है कि जो वर्कमैन इंस्पेक्टर होता है वो किसके द्वारा डेजिग्नेट किया जाता है, मतलब रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो होते हैं माइंस में, उनसे कंसल्टेशन के बाद, DGMS, माइन मैनेजर, ऑनर एजेंट और मैनेजर या फिर फोरमैन। तो ये यहाँ पर माइंस रूल 1955 में जो है रूल नंबर 29 क्यों देखेंगे आपको समझ में आएगा। ऑनर एजेंट और मैनेजर इनके द्वारा जो है वर्कमैन इंस्पेक्टर को क्या किया जाता है, डेजिग्नेट किया जाता है, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन माइन, ओके। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन ऑफ 48, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइनिंग इन इंडिया इज फिजिबल एट प्रेजेंट इफ द कोल एंड OB रेशियो इज अप टू। अभी बोलता है कि देखो मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइनिंग बोल रहा है कि भारत में वो फिजिबल होता है, मतलब कि इकोनॉमिक होता है, ठीक है, इकोनॉमिक होता है एट प्रेजेंटली। अगर कोयला का एक्सट्रैक्शन हम करते हैं और OB का जो रेशियो होता है वो कितना तक होता है, तब ये इकोनॉमिकली होगा, मतलब फिजिबल होगा, ठीक है, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइनिंग में। तो 1:2, 1:4, 1:8 या फिर 1:10, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1:8, ठीक है, तब जाके ये फिजिबल होता है, अगर कोल और OB का रेशियो 1:8 पे रहे तब, ठीक है। अभी 49 देखेंगे, द ग्रेड विच इज अवेलेबल फ्रॉम अ प्रॉपर्टी आफ्टर एक्चुअल माइनिंग इज व्हाट। कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी पे एक्चुअल माइनिंग करते हैं तो हमें जो ग्रेड मिलता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटेड ग्रेड, रन ऑफ माइन ग्रेड, इफेक्टिव ग्रेड या फिर पिट हेड ग्रेड।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, ज़रा इसको हम देखते हैं। आपको समझाया भी था मैंने, अगर आपको जहाँ तक याद हो। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि भाई साइज ग्रेडेशन होता है कोयला का भी, है ना। तो मैंने आपको रन ऑफ माइन ग्रेड में क्या बताया था कि जितने भी अनस्क्रीन कोयले होते हैं, अनस्क्रीन कोल ऑफ ऑल साइजेस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई 3 कैटेगरीज में इनको बांटा जाता है, ठीक है। जो ग्रेड है आपका स्टीम कोल, स्लैग कोल और रबल कोल, ठीक है ना। तो स्टीम जो आपका स्टीम कोल होता है वो 50 mm से 200 mm होता है, उसके ऊपर होता है। रबल कोल जो है आपका 25 mm से 50 mm, और जो स्लैग कोल होता है ये आपका 0 mm से 25 mm तक होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। तो मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो ग्रेड जो कि किसी प्रॉपर्टी से आफ्टर एक्चुअल माइनिंग जो हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं रन ऑफ माइन ग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपका कोकिंग कोल हो गया, तो ठीक है, इसका ग्रेड आप देखोगे कि एज कंटेंट पे परसेंटेज पे हम देखते हैं कोकिंग कोल का। फिर आपका नॉन कुकिंग कोल हो गया, कैलोरिक वैल्यू के हिसाब से इसका ग्रेड पता लगाते हैं। कोकिंग और नॉन कुकिंग और सेमी कुकिंग कोल के बेस पे हम इसको क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि ग्रेड कैसा है। तो ये हो गया आपका रन ऑफ माइन ग्रेड, ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन 50 देखो, लास्ट क्वेश्चन है। वो विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स शुड बी शोन इन वाटर डेंजर प्लान। तो वाटर डेंजर प्लान में कौन सा फीचर इसमें शो करना चाहिए? रिवर, स्ट्रीम, वाटर कोर्स, रिजर्वोयर, सरफेस कंटूर लाइन, डाइक्स, फॉल्ट, हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ द एरिया, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सबको पता होगा भाई ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिवर, स्ट्रीम, वाटर कोर्स, रिजर्वोयर सब दिखाई देना चाहिए। सरफेस कंटूर लाइंस, डाइक्स, फॉल्ट्स कहाँ पे हैं, हाईएस्ट फ्लड लेवल यानी कि HFL कहाँ पे है ना, उस एरिया का। तो ये सारे ही चीज़ शो करने चाहिए वाटर डेंजर प्लान में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इतना सारे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, और यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इसका आंसर की आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है, इसको आपका PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल सकता है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इसको रिविज़न कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, जाने से पहले। ओके, बाकी कोई कन्फ्यूज़न हो तो बाकी तो मैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाऊँगी, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर आज के इतना ही करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। अब मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, इतना जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लीजिए। चाहे तो आप स्पीड बढ़ा के भी जो है देख सकते हो उसको, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।